नमस्ते स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की क्लास चल रही है हमारी, ठीक है ना। हम 10th क्लास की गणित पढ़ रहे हैं जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब होगी हमारी प्रश्नावली 1.2। तो ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, प्रश्नावली जो 1.2 है हमारी, इसमें अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना बताया गया है कि मतलब कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ जानेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्लास को शुरू करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 ना हो। देखो मैं लिख के समझाता हूं। परिमेय संख्या है परिमेय संख्या जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, और जहां P और Q पूर्णांक हो तथा P बराबर 0 नहीं, Q बराबर 0 ना हो, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी जो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके और जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो, तो वह संख्या क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। समझ में आ रही है बात? देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सके और जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो। ये जो बराबर कटा हुआ है ये दर्शा रहा है कि P बराबर यहां पर Q बराबर यहां पर 0 नहीं रखना है, ठीक है। ये जो Q के बाद में जो बराबर का कटा हुआ मतलब है, इसका मतलब है Q के बराबर 0 नहीं है हो, ठीक है। तो परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। आसान भाषा में देखें तो आसान भाषा में यह जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, भिन्न के रूप में लिखी जा सके, ठीक है। आसान भाषा में या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, ठीक है। समझ में आ गई परिमेय संख्या क्या होती है, इसे नोट कर लो आप। अब हम आगे देखेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। समझ में आ रही है बात? अब हम आगे क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हम आगे देखेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई? अपरिमेय संख्या क्या होती है देखते हैं। जो संख्या P अपॉन Q के रूप में नहीं
लिखी जा सकती जो संख्या P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती तथा जिनका दशमलव शांत ना हो, समाप्त ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो संख्या P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ये परिमेय संख्या का उल्टा होता है, ठीक है ना। अपरिमेय जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या का उल्टी परिभाषा है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या जो संख्या P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती तथा जिनका दशमलव समाप्त ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल जैसे √2, √3 और पाई, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम किसके रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। इसे भी नोट कर लो आप। तो देखिए ये हमारी प्रमेय है, ठीक है ना। क्या है ये, एक प्रमेय है जो आपकी बुक में दी गई है। प्रमेय दी गई है आपकी, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, a को विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ रही है बात। ये आपकी प्रमेय है जो आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। ये प्रमेय को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लेना इसको, ठीक है। और ये कुछ बात है, दो बातें दी गई हैं यहाँ पर। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी बात है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गई ना। इनको नोट कर ले, इनको नोट कर लो, याद रखनी है। प्रमेय में क्या बोला गया है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a, ये जो a है एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, ठीक है। और नोट, एक परिमेय संख्या, ये वाली बात भी नोट कर लेना, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा, या उनका जो अंतर होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाऊंगा। उसके बाद में हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। नोट कर लो आप इसको।
देखिए एग्जाम्पल समझने से पहले एक बात और लिख लीजिए। एग्जाम्पल समझने से पहले एक बात और लिख लीजिए, ये जो हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, केवल एक, यहां पर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये बात नोट कर लो, ठीक है ना। सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है सहअभाज्य संख्याओं में, ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसे नोट कर लो, इसके बाद में हम एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए अब हम क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? उदाहरण है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? ये हमें क्या सिद्ध करना है? √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं, देखिए इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानते क्या है, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे? √2 जो है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना है हमने? इसके विपरीत माना है, ठीक है ना। √2 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर P/Q, ठीक है ना, इस रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 ना हो, ठीक है ना। P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो हम देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। व्यवस्थित रूप में किस टाइप से लिखेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो Q है यहाँ पर बटे में है, इधर जाके इस गुणा में हो जाएगा। ये समझ आ रही है बात? तो जैसे क्या हो जाएगा, Q√2 बराबर P, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पुनर्व्यवस्थित करने के बाद। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P बराबर Q√2। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर क्या करा हमने? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर ले। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? P² बराबर Q²2, गुणा में है ना 2, ये ऐसे लिख लो, P² बराबर 2Q। यानी जब हम Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है परिमेय नंबर 1 लगाएंगे इसमें हम, ठीक है ना। 1.2 जो मैंने परिमेय लिखवाई थी, तो उस परिमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? P² 2 से विभाज्य है,
तो P भी 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो P स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, समझ में आ गई। यानी P स्क्वायर को हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे देखेंगे हम, ये सब उन्हीं प्रमेय आ रहे हैं जो मैंने लिखवाई है, तुम्हें समझ में आ रही है बात। अब देखो हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे जब हमारा जो P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, P बराबर 2R मान लेंगे, P बराबर 2R, ठीक है ना। P बराबर 2R, जहाँ R कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, जहां R कोई एक पूर्णांक है, ठीक है ना, कोई पूर्णांक है। तो देखिए अब इसका भी दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो P स्क्वायर है, यहाँ से P स्क्वायर का मान क्या रख देंगे हम, यहाँ से रखेंगे P स्क्वायर का मान क्या दे रखा है, 2Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो क्या आ गया यहाँ पर, Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात। तो अब यहाँ से फिर मैं नंबर 1.2 लगाएंगे इसमें, जो मैंने तुम्हें लिखवाई है, समझ में आ रही है बात। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये Q स्क्वायर जो है यहाँ पर 2 से विभाज्य है, ठीक है ना, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। अब ये हमें यहाँ पर जो है, इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि ये जो 2 है, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समझ में आ गई बात। यहाँ से क्या बात निकल कर आ रही है, इन दोनों समीकरणों से ये बात निकल कर आ रही है कि ये जो 2 है वो P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यहाँ पर लिख लेंगे हम। यहाँ तक अगर तुम्हें समझ में आया तो इसे नोट कर लो, मैं मिटान कर, यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम है तो यहाँ पर करवाऊंगा, आगे थोड़ा सा और रह गया है। देखिए इसे मैं मिटा देता हूं, अब आगे सॉल्व कराता हूं। यहां पर क्या था, Q√2 बराबर P, ये था, ठीक है ना। आगे देखो, अब यहां से आगे को देखेंगे, तो यहाँ से आगे को देखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इससे आगे को देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम, यहाँ पर अतः P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड 2 है। P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि P और Q को हमने क्या माना था, ये सहअभाज्य संख्या माना था। समझ में आ रही है बात, क्या माना था, सहअभाज्य संख्या माना था। और मैंने क्या बताया था, सहअभाज्य संख्या का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो केवल 1 होता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है यहाँ पर, 2। तो ये हमें किसके कारण हो रहा है, ये हमें जो हमने माना था, क्या माना था, इसके विपरीत माना था। 2 जो परिमेय संख्या थी, जो अपरिमेय संख्या थी, उसके विपरीत हमने क्या माना था, अपरिमेय संख्या माना था। समझ में आ रही है बात। तो ये हमें किसके कारण हो रहा है, ये हमारी गलत कल्पना यानी उल्टी कल्पना के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रही है। अतः यह हमें हमारी गलत या विपरीत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः सिद्ध होता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप से हम ये सारे एग्जांपल्स करेंगे। समझ में आ रही है बात, नोट कर लो इसको तुम। अगर कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए आगे एक और उदाहरण देखते हैं। समझ में आ गई बात। आगे एक और उदाहरण देखते हैं। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए हम अगला एक और उदाहरण है, दर्शाइए कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें समझाना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, कोई कर सकता है इस सवाल को, इसे कैसे करेंगे। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे, इसके अपरिमेय के विपरीत माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या माना है हमने, उल्टा माना है। उल्टा मतलब विपरीत माना है। यहां पर अपरिमेय के बारे में बात हो रही है और हमने माना क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तब हम कोई पूर्णांक ले लेंगे, सहअभाज्य संख्या जैसे P और Q। तब हम किसके रूप में लिख सकते हैं इसको, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब 5 - √3 बराबर हम क्या लिख लेंगे, P/Q। ठीक है ना, P/Q ये हमने लिख लिया। क्योंकि क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो भी कोई परिमेय संख्या होती है हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने पीछे तुम्हें बता चुका हूं डेफिनेशन में। ठीक है ना, किसकी डेफिनेशन में, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनकी डेफिनेशन में मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो आगे देखेंगे, इसको हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। ये जो माइनस का √3 है हम इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी इधर ले जाएंगे। और 5
यहीं पर रहने देंगे हम। 5 माइनस यहाँ पर पी बटे क्यू इधर आएगा तो क्या ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, तब क्या हो गया 5 माइनस पी बटे क्यू बराबर ये जो √3 इधर माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली √3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, √3 बराबर 5 माइनस पी बटे क्यू। ठीक है ना, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम। अब मैंने तुम्हें 2 बातें लिखवाई थी। क्या बातें लिखवाई थी? 2 याद करो। पीछे मैं लिखवाई थी कि जब भी किसी अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग या अंतर करेंगे तो उनका जो योग या अंतर जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ये जो P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो यहां पर लिख लेंगे P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है ना, यहां पर मैंने लिखा नहीं था, यहां पर लिख लो। ये जो जहां ये बात रह गई थी, यहां पर Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस P अपॉन Q एक परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी। समझ में आ रही है बात? मैंने तुम्हें कल ये लिखवा दिया था। क्या लिखवा दिया था कि 2 जैसे कोई एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर इन संख्याओं का योग या अंतर हो रहा होगा तब इनका योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या आएगी हमेशा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या, P और Q पूर्णांक है और ये 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या मानी थी हमने। ठीक है ना, तो हमारी √3 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हमने माना क्या था, ये हमने इसके विपरीत माना था, इसके विपरीत, अपरिमेय के विपरीत माना था। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि हमें यह विपरीत, यह हमें विपरीत कल्पना से प्राप्त हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है इसलिए सिद्ध होता है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम इस टाइप के सवाल करेंगे, इसे नोट कर सकते हो आप। देखिए एक बार और समझा दूं मैं, ठीक है। उदाहरण में क्या दर्शाया गया है, इसमें बोला गया है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो हमने यहां पर क्या करा है, हमने
अपरिमेय संख्या के विपरीत मान लिया है। विपरीत क्या माना? माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने तुम्हें डेफिनेशन में लिखवा दिया था, समझ में आ रही है? तब हमने क्या करा है, 5 माइनस रूट 3 को बराबर किसके रूप में लिख लिया? P अपॉन Q के रूप में, जहां Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है ना, Q बराबर 0 नहीं है, और P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। समझ में आ गई बात? तब इसे हमने आगे सॉल्व करा, यानी पुनर्व्यवस्थित करा। पुनर्व्यवस्थित करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया? ये रूट 3 बराबर 5 माइनस P बटे Q, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने तुम्हें कुछ बातें और लिखवाई थी। मैंने क्या लिखवाया था? जब भी किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हो रहा होगा तो वहां पर जो योग अंतर आएगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ पर ये क्या है? 5 पूर्णांक है और P Q भी क्या है? पूर्णांक है, ठीक है ना। तो P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो 5 माइनस Q एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख लिए, तो लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना, भूल गया था मैं। तो 5 माइनस Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, इसलिए रूट 3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, परिमेय संख्या होगी। अब ये जो परिमेय संख्या है ये हमने किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? ये हमें हमारी गलत कल्पना के द्वारा प्राप्त हो रही है। चूंकि यह हमें विपरीत कल्पना से प्राप्त हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई? हो गई बात? नोट कर लो इसको, ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर सकते हो। तो देखिए, उदाहरण के बाद हम क्या करेंगे? अब अपनी प्रश्नावली 1.2 करेंगे, 1.2 करेंगे, ठीक है, नहीं, प्रश्नावली 1.2 करेंगे हम। तो प्रश्नावली 1.2 का जो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है उसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है, नहीं। तो देखिए कौन कौन कर सकता है इसको, कौन कौन कर सकता है इस सवाल को? करिए, हिम्मत है तो करिए इस सवाल को, ठीक है, और जिनसे नहीं हो रहा है वो मेरे साथ करिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या मानेंगे हम, कैसा करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण में बताया था। तो इसके विपरीत माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत, विपरीत रूट 5 इसके विपरीत मानने हैं, तो ये अपरिमेय है, तो इसको हम क्या मानेंगे? परिमेय, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने इसके विपरीत मान लिया, ठीक है ना। तो मैंने तुमको क्या बताया था? जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं उनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तब रूट 5 बराबर P बटे Q, जहां पर Q बराबर क्या है? 0 नहीं है, ठीक है ना, और P एवं Q से अभाज्य है, से अभाज्य है, से अभाज्य है, ठीक है ना। ये बात हमने मान ली है। तब देखिए आगे देखेंगे हम इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे हम इसको। तो पुनर्व्यवस्थित करेंगे हम इसको, क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर Q रूट 5। अब हम इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P स्क्वायर, Q का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर, और रूट 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 गुणा में, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? P स्क्वायर बराबर Q 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। यहां तक ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए भैया, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? ये जो P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है ना, तो P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य
है तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। नहीं, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा, समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब यहां पर P 5 से विभाजित है तो हम यहां पर क्या मान लेंगे, P बराबर, आगे देखेंगे यहां पर हम, यहां पर माना फिर से, ठीक है ना, माना P बराबर 5R मान लेंगे हम, ठीक है ना। P बराबर हमने क्या मान लिया, 5। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे यहां पर हम, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का हम जब वर्ग करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5R, 5 का R का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25R स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब यहां पर देखो क्या दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P बराबर 5R दिया है तो P का वर्ग करा हमने, P स्क्वायर हो गया, 5 का वर्ग करा तो 25R स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखेंगे, यहाँ पर P स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 5Q स्क्वायर, तो ये जो P बराबर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 5QR रख सकते हैं। समझ में आ रही है नहीं बात, ठीक से समझो। देखो P स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 5Q स्क्वायर, तो P की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर 5Q स्क्वायर बराबर 25 हमारा ऐसे ही और R स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखो 5 से ये 25 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, ठीक है ना, 5 बार चला गया। तो यहाँ पर ये क्या बचा, Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर में नंबर हम 1 लगा देंगे, फिर में नंबर 1 लगाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचने का कुछ नहीं, फिर में नंबर 1 क्या कहता है, 5, यदि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। तो ये लाइन लिख लेंगे, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है या विभाज्य है, विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। पांच से विभाजित होगा, समझ में आ रही है बात? जब P स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है तो ये जो है इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है, अतः P और Q का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। समझ में आ रही है ना बात? जो हमारा 5 जो है P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, समझ में आ गई है ना बात? जबकि P और Q क्या थी, यहाँ पर सहअभाज्य थी, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है सहअभाज्य संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 1 होगा खाली, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 5, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है किसके द्वारा हुआ है, ये हमारी विपरीत कल्पना, जो हमने माना था, क्या माना था, विपरीत, उल्टा माना था हमने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः सिद्ध होगा मतलब 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, समझ में आ गई नहीं? तो ये इससे सिद्ध हो गया, ये जो है हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये 5 जो है एक परिमेय संख्या है, ये हमने किसका उल्टा माना था, ये हमने क्या माना था, विपरीत माना था। जब 5 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो चुका है, तो ये हमने माना किसके द्वारा सिद्ध हुआ है, ये हमारी विपरीत कल्पना के द्वारा सिद्ध हुआ है। विपरीत मतलब उल्टी कल्पना करी है हमने, गलत कल्पना करी है, ठीक है ना। तो ये सिद्ध हो गया है, जब गलत कल्पना करी है हमने तो ये सिद्ध हो गया है जो रूट 5 है, रूट जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अतः हमें क्या सिद्ध हो गया है, रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया है। समझ में आ रही है बात? हमारे यहाँ खाना बन रहा है तो भाई कुकर की आवाज आ रही है। नोट कर लो इसको, ठीक है? देखिए मैं एक बार और समझा देता हूं, ठीक है ना? देखिए इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध करना है हमें, एक √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तब हमने माना क्या है यहां पर? माना इसके विपरीत रूट एक परिमेय संख्या मान ली हमने। क्या मान ली? √5 जो है एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है, ठीक है ना? तब परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं है। P एवं Q सहअभाज्य है, ठीक है ना? तब इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जब इसे हम आगे पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा? Q/√5, ठीक है ना? √5। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? P², Q का स्क्वायर करेंगे Q² और √5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। P² बराबर 5 Q², ठीक है ना? अब P² 5 से विभाज्य है, ये किसके द्वारा? जो हमारी पिर में लिखवाई थी मैंने 1.2 और किताब में भी दे रखी है, ठीक है ना? तो P भी 5 से विभाजित होगा। माना P बराबर 5। अब जो हमने मानेंगे 5 बराबर वो P बराबर 5R, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। P² हो जाएगा, P का वर्ग करेंगे तो, और जब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और R² का वर्ग करेंगे, वो R का वर्ग करेंगे तो R², ठीक है ना? 5 से 25 5 बार कट गया, तो हमें क्या आया? Q बराबर 5²। यहाँ पर हमने Q का मान रख लिया। Q का मान हमने कहाँ से रखा? यहाँ से, ठीक है नहीं? यहाँ से रखा है हमने। P² बराबर देख क्या दे रखा? 5 Q²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हमने रख लिया, ठीक है ना? 5 Q²। इसे हमने आगे सॉल्व करा। अब फिर मैं नंबर 1.2 लगा देंगे इसमें, जो मैंने लिखवाई भी है और तुम्हारी किताब में भी दे रखी है। Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना? अतः P और Q का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो 5 है हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना? 5 एक परिमेय संख्या है। और ये हमें किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमें उल्टी कल्पना के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया? तो सिद्ध हो गया, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? अगला सवाल देखेंगे अब। देखिए अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए हम आगे इसमें भी क्या मानेंगे? मानेंगे विपरीत ही मानेंगे, ठीक है ना? माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत हल लिख लो यहां पर। माना इसके विपरीत 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है ना? और मैंने तुम्हें बताया है जब भी परिमेय संख्या होगी तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है नहीं? ठीक है, तब जब परिमेय संख्या हो गई है अब तो हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं? 3 2 √5, ये क्या है? एक परिमेय संख्या मानी है हमने, ठीक है ना? तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बराबर लिख दिया, जहां Q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना? जहां Q बराबर 0 नहीं है, PQ पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, ठीक है ना? P और Q पूर्णांक है। जब हम इसे पुनर्व्यवस्थित करके लिखेंगे, हम पुनर्व्यवस्थित करके इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा? 3 बराबर P/Q - 2 √5, ठीक है ना?
2√5, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P Q माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम। अब ये हमें जो प्राप्त हुआ है कि, और ये क्यों प्राप्त हुआ है मैंने तुम्हें बताया है, जब भी हम किसी परिमेय या अपरिमेय संख्या का योग करते हैं तो उनका जो योग आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पर हमने P/Q क्या है, P/Q पूर्णांक है और हमने इसको क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है। तो इनका योग जो भी आएगा या अंतर जो भी आएगा वो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो P/Q पूर्णांक है, तो P इसलिए क्या हो जाएगा, P/Q माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, इसलिए का चिन्ह लगा लो यहाँ पर। और ये किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, ये हमारी विपरीत कल्पना के द्वारा प्राप्त हुआ है। अतः और यह हमें हमारी विपरीत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 3 + 2 जब ये एक परिमेय संख्या है तो 3 भी हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, जब 3 एक परिमेय संख्या होगी तो ये भी हमारी क्या है, ये हमें किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, ये हमें हमारी विपरीत कल्पना से प्राप्त हुआ है। तो अतः √3 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई, ये सिद्ध हो गया। इतना लिख के भी हम कर सकते हैं सवाल को, समझ में आ गई बात, इसे नोट कर लो। आगे भी सारे सवाल हम इसी प्रकार से करेंगे, समझ में आ गई बात। कर लोगे या मुझे ही करानी है? चलो ठीक है, 2-3 सवाल और रहेंगे जिसमें से 2 सवाल मैं करा देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। समझ में आ गई बात। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जैसे हमने पिछले सवाल करे हैं वैसे ही करेंगे इसको भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, हमारा जो पहला सवाल दे रखा है इसमें 1/√2 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखो हल करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, हल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना इसके विपरीत, माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया, क्या मान लिया यहाँ पर, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो आगे कैसे करेंगे देखिए इसको, ठीक है। यहाँ पर जब हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं तो हम किसके रूप में लिख सकते हैं उसको, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/√, तब, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करो, जगह कम पड़ जाती है।
तब, ठीक है ना, तब 1/√2 बराबर हम P/Q लिख लेंगे हम, ठीक है ना, जहां Q बराबर 0 नहीं होगा कभी भी। समझ में आ गई? नहीं, P बराबर वो Q बराबर 0 नहीं होगा कभी भी। P और Q क्या है? P और Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य है। समझ में आ गई बात? यहां तक तुमको समझ में आ गई? अब देखेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए Q की हम 1 में गुणा करेंगे और √2 की P में गुणा करेंगे, तब क्या हो जाएगा? Q बराबर P√2। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे हम पिछले सवालों में करते आए हैं। दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? Q² बराबर P, ये जो 2 है इसका 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2P आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई ना? 2P²। अब देखते हैं यहां पर, अब ये जो 2 है 2 से Q² विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे जो पहले लिख रहे थे, Q² 2 से विभाज्य है। ये हमारे किस में बोला गया? प्रमेय नंबर 1.2 जो आपकी किताब में दे रखी है, मैंने लिखवाई भी है आपको, ठीक है ना। Q² 2 से विभाज्य है, क्या है? विभाज्य है। तब Q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना, 2 से विभाजित होगा। जब Q भी 2 से विभाजित होगा तो हम Q बराबर यहां पर क्या मान लेंगे भाई? Q बराबर हम मान लेंगे यहां पर 2R। Q बराबर हम क्या मान लेंगे? 2R। तब इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, तब हम इसका भी दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। अब देखिए यहां से आगे जब हम Q का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q²। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर 4। R का वर्ग करेंगे तो R²। यहां तक समझ में आ गई बात? आगे देखेंगे इसको हम। अब ये जो Q² बराबर हमारा क्या दे रखा है? 4R² दे रखा है। अब हम इस Q² की जगह क्या रख लेंगे? यहाँ भी Q² है, यहाँ भी Q² है, दोनों का मान बराबर है। तो ये इस Q² की जगह हम क्या रख देंगे? 2P²। तो यहाँ क्या रखेंगे? 2P² बराबर 4R² हो जाएगा। 2 से ये 4 कितनी बार चलाया जाएगा? 2 बार, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या आ गया? P² बराबर 2R²। अतः यहाँ पर फिर प्रमेय नंबर 1.2 लगाएंगे, तो तब यहाँ पर प्रमेय लगाएंगे जो मैंने तुम्हें लिखवाई है। तब भी क्या हो जाएगा? P² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अतः 2P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसलिए यह
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। अब ये सिद्ध हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमें सिद्ध जो हुआ है परिमेय संख्या है, ये हमें क्या करने पर हुआ है? ये हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। किसके कारण प्राप्त हुआ है? ये हमें गलत कल्पना, गलत क्या करी थी हमने? विपरीत करी थी। यहाँ पर बोला गया था कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना क्या था कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमने विपरीत माना था, तो परिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये परिमेय संख्या है। जब हमने ये उल्टा माना है, विरोधाभास माना है, तो अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। यहां पर एक लाइन और लिख लेंगे, यह हमें गलत कल्पना के कारण सिद्ध हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले सिद्ध होने से पहले एक लाइन और लिख लेंगे आप, यह हमें गलत कल्पना के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसके बाद में यहां पर लिख लेना, सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? इसे नोट कर लो, ठीक है ना। बाकी वीडियो रोक के नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो देखिए आगे के अब 2 सवाल और बचे हैं, वो आपको खुद करने हैं। ऐसा मानो वो आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। इन्हीं को देख देख कर बाकी 2 सवाल भी कर लेना, ठीक है ना। करने का तरीका मैंने बता दिया है, कैसे सिद्ध करते हैं। 4-5 सवाल हो गए, 2 उदाहरण हो गए, 6 सवाल हो गए। तो उन 6 सवालों से बाकी 2 सवाल भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर समझाया हुआ अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर क्या है आपका? बहुपद। बहुपद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी देखिए। और यहाँ तक आए हो तो आपने पूरी देख ली होगी, ठीक है ना। ठीक है, इसको नोट कर लेना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। आपका जो अगला पार्ट है वो क्या है? बहुपद। बहुपद में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, नमस्ते।